सभी देख सकते हैं माय डियर, जो आप सभी को मैं बीच में लेकर यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं इससे पहले 30 का यानी जो 30 का आपका एग्ज़ाम था, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का वीडियो मैं दे चुका हूँ। ठीक है, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, वो अपन वीडियो है 31/7 का फर्स्ट शिफ्ट, जो कि 9 से 11 बजे है। ठीक है, तो आप लोग देखने का प्रयास करें। और यह तीसरा वीडियो है, मैं पूरे वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद सारा पीडीएफ एक ही जगह मैं आपको दे दूंगा। समझ गए? सारा वीडियो कंप्लीट करने के बाद हर एक शिफ्ट का आपको जो है आपको ये पीडीएफ सारा का एक जगह मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कहता है कि सीएएसएफ में जो न्यूट्रोफिल्स का बढ़ा हुआ स्तर क्या दर्शाता है। तो सीएएसएफ का जो जांच करते हैं हम लोग, तो सीएएसएफ के जांच में अगर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ा होता है तो उसे हम लोग मानते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या मानते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, आगे कहता है कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, इसको किस टाइप का निदान तब किया जाता है जब रोगी के संदिग्ध एक्सकेमिया के कारण अचानक कार्डियक डेथ का अनुभव होता है, लेकिन निदान की पुष्टि करने के लिए कोई बायोमार्कर डेटा उपलब्ध नहीं है। देखिए, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, आप लोग को पता है कि अचानक से ब्लड जो है सर्कुलेशन हार्ट को नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है, हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है और अटैक आ जाता है व्यक्ति को। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइप 3 का जो आपका मायोकार्डियल जो इन्फार्क्शन होता है, टाइप 3 में जो आपका हृदय के मसल्स होता है, ये ब्लॉकिंग वगैरह से होता है, जिसके कारण हृदय को ब्लड सप्लाई रुक जाता है और वहाँ पे जो मसल्स होता है हृदय का क्षतिग्रस्त होने लगता है, जिसके कारण हार्ट अटैक व्यक्ति में आता है और कार्डियक डेथ का अनुभव होता है। बात समझ गए? चलिए आगे है, तीसरा क्वेश्चन है, आहार विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन। तो देखिए, यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन ऐसा पूछता है थियोरिकल, क्वेश्चन पूछता है प्रिंसिपल बेस, सिद्धांत बेस। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे आहार विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, ये पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है इसमें मधुमेह जैसे क्रॉनिक रोगों की रोकथाम और प्रबंध। आहार जो होता है, जैसे कोई क्रोनिक रोग है, कोई लंबे अवधि की बीमारी है, तो ऐसे बीमारियों के लिए आहार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर एक क्रोनिक रोग है, लंबे समय अवधि तक व्यक्ति में रहता है, तो या जीवन पर्यंत भी रहता है। तो जो भी आपको पता है कि जो भी व्यक्ति को अगर हाइपरटेंशन होता है, तो उसको बोला जाता है कि भाई कम फैटी भोजन कीजिए, लो सोडियम डाइट लीजिए, कहा जाता है ना। तो जो क्रॉनिक बीमारी होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा आप आहार के द्वारा उसको मैनेज कर सकते हैं, क्रॉनिक रोग। तो उसी प्रकार से मधुमेह भी एक क्रॉनिक ही रोग है, जिसको रोकथाम करने के लिए आहार में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। समझ गए? जैसे अगर कोई डायबिटीज़ वाला है, तो उसको कहते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना कम ले। समझ गए? जिसमें ग्लूकोज की मात्रा हो वो कम ले। बात समझ रहे ना? ये सब चीज़ें हैं। आगे है, ब्रेस्ट हिक्स संकुचन के वास्तविक प्रसव संकुचन से अलग करने वाली प्राथमिक विशेषता कौन सी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेस्ट हिक्स संकुचन है, ठीक है, और इस संकुचन को जो ट्रू लेबर होता है, ट्रू लेबर में जो कंट्रैक्शन होता है, इसको ब्रेस्ट हिक्स संकुचन से अलग कौन करता है, कौन सी विशेषता। तो ये अक्सर सक्रियता या स्थिति में बदलाव के साथ रुक जाते हैं या निम्न हो जाते हैं। देखिए, ब्रेक हिस्ट संकुचन होता है, इसमें जो एक्टिव और जो स्थिति होता है बदल जाता है या रुक जाता है। लेकिन ये जो ट्रू लेबर होता है, ट्रू लेबर का साइन होता है कि यह कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ता है। जैसे दर्द, महिला में अगर वास्तव में अगर रियलिटी में प्रसव होने वाला है, नज़दीक आ गया, तो ट्रू लेबर का साइन होता है कि पेन तीव्र गति से समय के साथ आगे बढ़ते जाता है, कंट्रैक्शन भी समय के साथ आगे बढ़ते जाता है। लेकिन फल्स प्रसव में क्या होता है कि पेन आएगा रुक जाएगा, आएगा रुकेगा, जो कंट्रैक्शन होता है कभी थोड़ा सा समय के साथ जो है बढ़ेगा नहीं, घट भी सकता है, रुक भी सकता है। समझ गए? तो ये सब होता है। तो ब्रेस्ट हिंज संकुचन में यही होता है, वास्तविक प्रसव को अलग इसीलिए करता है ब्रेस्ट हिंज संकुचन को, क्योंकि ये अक्सर सक्रिय स्थिति में और इसके स्थिति में बदलाव होता है, रुक सकता है या निम्न हो सकता है। समझ गए?
तो इन चीज़ों है। आगे है यहाँ पे सामुदायिक संसाधनों का दृश्य मानचित्र करने के लिए मुख्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कहता है कि सामुदायिक संसाधनों के लिए समुदाय में जो भी संसाधन है इसको मानचित्र करने के लिए यानी मैपिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को पढ़े हैं GIS मैपिंग जो होता है, मैपिंग के जरिए ही हम न जो है मानचित्र के द्वारा उसको दर्शाते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है मानसिक स्वास्थ्य कंटिन्यूअम के अनुसार किसी व्यक्ति के किसी ह्रास के बाद उस उदास होने को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। मान गए किसी व्यक्ति में ह्रास हुआ, ठीक है, किसी व्यक्ति को दुख हुआ, उसके बाद अगर उससे उदास होता है तो मानसिक स्वास्थ्य कंटिन्यूअम के अनुसार उससे क्या माना जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के परिसर के भीतर एक समान मानवीय आवेश। ठीक है, इसमें होता यह है कि व्यक्ति का नेचर होता है कि दुख होने के बाद व्यक्ति में उदास आता है, समझ गए। अगर आपको नॉर्मल लाइफ में भी आपको दुख होता है, कोई किसी भी चीज़ से अगर आपको दुख हुआ तो दुख होने के बाद थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है व्यक्ति वो हैंडल कर लेता है। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है वो हैंडल नहीं कर पाता है सिचुएशन को, और वह उदासी में ही जो है और ज़्यादा डीपली जो है चलते चला जाता है। बात समझ रहे हैं। तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य है जो मानवीय जीवन में घटित होता है कि दुख के बाद उदासी आता है। बात समझ गए ना। तो मानसिक स्वास्थ्य कंटिन्यूअम में होता यह है कि दुख के बाद अक्सर लोगों को होता है कि उदासी आता है, लेकिन अगर उदासी बेवजह बेफालतू हमेशा एक चीज़ के लिए अगर बना रहता है कंटिन्यू, तो वो आपके मानसिक रोग में परिवर्तन हो जाता है। समझ गए। आगे है, कहता है प्रेगनेंसी का कौन सा वैक्सीन जो है, प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन प्रतिदिष्ट है यानी कॉन्ट्रा इंडेक्शन है। समझ गए, कॉन्ट्रा इंडेक्शन है। ठीक है ना, इंडेक्शन नहीं, कॉन्ट्रा इंडेक्शन। कौन सा? हेपेटाइटिस बी भी लग सकता है, टिटनेस भी लगता है, इन्फ्लुएंजा भी लग सकता है। MMR वैक्सीन आपको वैक्सीन में कॉन्ट्रा इंडेक्ट है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए कोर एलिमेंट ऑफ ICN इंटरनेशनल। ठीक है ना, ध्यान। तो ये जो ICN है कहता है कि इनमें से कौन सा एक कोर एलिमेंट नहीं है ICN कोड ऑफ इथिक्स का। ICN जो होता है इंटरनेशनल, समझ लीजिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सों का एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद जहाँ पे आपको कोड ऑफ इथिक्स के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो कोड ऑफ इथिक्स जो है इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। बात समझ गए। ये जो ICN है इसकी स्थापना 1899 में की गई थी, याद रखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कोड ऑफ इथिक्स इनमें कौन सा नहीं है एक कोर एलिमेंट में। तो वो अपन जो है आपको नर्स एंड एम्प्लॉयर, नर्स और नियोक्ता के बीच में कोई इथिक्स का मतलब नहीं बनता है। नर्स और प्रैक्टिस एक इथिक्स के अंदर आता है। नर्स एंड पीपुल यह एक इथिक्स के अंदर आता है। नर्स एंड द प्रोफेशन, नर्स और एक व्यवसाय ये भी है प्रोफेशन। नर्स और लोग ये भी प्रोफेशन है। नर्स और प्रैक्टिस ये भी एक प्रोफेशन इथिक्स में आता है, लेकिन नर्स एंड एम्प्लॉयर यह आपका इथिक्स में नहीं आता है। समझ गए। चलिए, नर्सिंग इथिक्स जो पढ़े होंगे उनको पता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में कहता है सहगामी विष संदूषण करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। यानी हॉस्पिटल में सहगामी विष संदूषण करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो चल रही प्रक्रिया या सर्जरी के दौरान संक्रमण या संदूषण को जोखिम को कम करना। यानी संगामी विष संदूषण करने का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि जो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जो भी प्रोसेस या जो भी सर्जरी चल रहा है इस दौरान संक्रमण या संदूषण के जोखिम को कम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग IV फ्लूइड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कारक है जिससे हम लोग IV फ्लूइड तैयार करने में हर एक स्ट्रेंथ में हम लोग कंसीडर करते हैं, शामिल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हम IV फ्लूइड तैयार करते हैं तो वह स्टरलाइटी होनी चाहिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर लेवल वाला होना चाहिए। इन सब बातें को हम लोग ध्यान रखते हैं, कंसीडर करते हैं IV फ्लूइड तैयार करने में। बात समझ रहे हैं ना। आगे है यहाँ पे
कि किस संक्रमण को जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। तो जर्मन मीजल्स रूबेला को बोलते हैं, सबको पता होना चाहिए, पढ़ाए भी हैं हम। आगे है, कहता है वर्जीनिया हेंडरसन के सिद्धांत मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। वर्जीनिया हेंडरसन के सिद्धांत पूछा गया है कि मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो 14 मूल मानवीय आवश्यकता जिनकी पूर्ति में नर्स रोगी की सहायता करती है। वर्जीनिया हेंडरसन के अनुसार 14 ऐसे मानवीय आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिए नर्स रोगी की हेल्प करती है। बात समझ रहे हैं। आगे है यहाँ पे नर्सिंग प्रक्रिया का इम्प्लीमेंशन कार्यान्वयन प्रावस्था में मुख्य गतिविधि क्या है। देखिए होता क्या है कि नर्सिंग प्रक्रिया जब चलता है, आपको पता है 5 स्टेप में होता है, ठीक है। 5 स्टेप में जो होता है तो उसमें 5 स्टेप में जो इम्प्लीमेशन होता है, यह इम्प्लीमेशन जो है प्रावस्था मुख्य गतिविधि क्या है, यानी इम्प्लीमेशन में मुख्य गतिविधि क्या होता है। तो इम्प्लीमेशन में ही होता है कि नियोजित अंतःक्षेप करना, यानी जो भी इम्प्लीमेशन है, क्रियान्वय है, इसमें जो आप प्लानिंग बनाए हैं उस प्लान को यहाँ पे क्या करना, एग्जीक्यूट करना। इम्प्लीमेशन में ही होता है कि जो आपने प्लानिंग तैयार किया है, योजना बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी नियोजित यानी क्रियान्वय करना। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं कि देख लीजिए टॉर्सेडेस की पॉइंट निम्नलिखित में से किस प्रकार के एरिथेमियाज है। किस प्रकार के एरिथेमियाज है। तो यह एक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है। क्या है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है। कौन सा, टॉर्सिड डी पॉइंट, ठीक है ना। टॉर्सिड डी पॉइंट एक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस औषधि में अल्फा एगोनिस्ट प्रभाव होता है, इसका उपयोग तीव्र ग्राहिता के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए तीव्र ग्राहिता हाइपर सेंसिटिविटी के उपचार के लिए किसका इसमें उपयोग करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए एपिनेफ्रिन, और यह एपिनेफ्रिन में अल्फा एगोनिस्ट होता है। मैंने पढ़ाया भी था कि इनमें से कौन सा अल्फा एगोनिस्ट मेडिसिन है, मैंने पढ़ाया भी था। तो जो लोग पढ़े हैं उनको पता है एपिनेफ्रिन। बात समझ रहे हैं ना। आगे है यहाँ पे स्तन अतिपूरण के प्रबंध में महत्वपूर्ण कदम क्या है। देखिए कुछ कुछ ऐसे इंग्लिश होते हैं ना कि दिमाग को हिला देगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा इसका मतलब क्या होता है। तो स्तन अतिपूरण के प्रबंध में महत्वपूर्ण कदम क्या है, बार बार स्तन कराना या पपिंग करना, ठीक है। बार बार स्तनपान कराना या पपिंग करना, यह अतिपूरण के प्रबंध के महत्वपूर्ण कदम है। आगे है, व्हेन इज सर्जिकल एसेप्सिस मैंडेटरी। सर्जिकल एसेप्सिस मैंडेटरी कब होता है, ये पूछ रहा है। तो व्हाइल इंसर्टिंग ए यूरिनरी कैथेटर। देखिए सर्जिकल एसेप्सिस तब मैंडेटरी होता है जब हम कोई प्रोसीजर को कर रहे होते हैं और वह अंदर जाने वाला होता है। समझ गए। जैसे शरीर में कैथेटर हम अंदर डालते हैं बॉडी के अंदर, तो सर्जिकल एसेप्सिस मैंडेटरी होता है क्योंकि वहाँ पे बॉडी पार्ट में हम कोई चीज़ डाल रहे हैं। चाहे सर्जिकल जो प्रोसेस होता है, सर्जरी वगैरह, जहाँ पे किसी इक्विपमेंट को बॉडी के पार्ट में डालकर चीरा लगाते हैं तो वो भी बॉडी में टच करता है, बॉडी के अंदर तक जाता है। तो जो भी बॉडी के अंदर तक जाने वाली प्रोसेस हो चीर फाड़ वाला, वहाँ पे सर्जिकल एसेप्सिस मैंडेटरी हो जाता है और यह इन्फेक्शन को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे ट्यूबर, यहाँ ये चीज़ें समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे कि कैसे। तो देखिए इन चारों में से जो ऑप्शन है उसमें बॉडी में जाने वाला, बॉडी के अंदर जाने वाला जो चीज़ें हैं वो यही है, इंसर्टिंग ए यूरिनरी कैथेटर। बाकी देखिए एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरल मेडिकेशन, ये तो मेडिसिन लेते हैं तो इसमें सर्जिकल का कोई संभावना है ही नहीं, सर्जिकल एसेप्सिस का। टेकिंग ब्लड प्रेशर भी लेते हैं तो उसमें बॉडी के अंदर कुछ डालने का प्रक्रिया है ही नहीं। हम बेड लाइन चेंज करते हैं तो ये भी कोई मतलब नहीं बनता है बॉडी के अंदर प्रक्रिया की। समझ गए। बॉडी के अंदर जो भी प्रक्रिया होने वाली होती है वो सब सर्जिकल एसेप्सिस वहाँ पे मैंडेटरी होता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस से पीड़ित रोगी के मस्तिष्क मेरु तरल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख कोशिका प्रकार देखी जाती है। कहने का मतलब है कि किसी को ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हुआ है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रेन में टीबी हुआ है, यानी ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस है जहाँ पे मेनिंजिस में ट्यूबरकल जो है हो चुका है। तो आप उसके स्पाइनल, ब्रेन स्पाइनल में जो तरल भरा है उसमें से कौन सी कोशिका के प्रमुख प्रकार देखा जाएगा। अभी ऊपर क्वेश्चन देखे हैं ना,
कि CASF में जो है वो किस कोशिका के अधिक बढ़ने से जो है उसको हम लोग जो है इन्फेक्शन मानते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पढ़े हैं ना। तो अब यहाँ पे वही चीज़ें पूछ रहा है। तो जो लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स अगर आपके CASF में लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ा है तो वह ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस से पीड़ित व्यक्ति हो सकता है। बात समझ गए। आगे है, कौन सी संगठनात्मक संरचना स्पष्ट समादेश श्रृंखला और प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंधों की विशेषता रखती है। कहता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो क्लियर समादेश श्रृंखला और प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंधों की विशेषता रखती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर रिकमेंडेड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सब जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का एक साइट है, समझ गए, एक को छोड़कर एडल्ट में। ठीक है। देखिए, तो आपको पता होगा डेल्टॉइड भी है, वेंट्रोगुलेट्रियल भी है, वास्टस लैट्रिस भी है, लेकिन डर्सोगुलेट्रियल ये जो है अपना राइट आंसर नहीं है। ये इसको छोड़कर तीनों जो है आपका इंट्रामस्कुलर के लिए बेस्ट है एडल्ट में। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कोलोनाइजेशन का अर्थ क्या है। कोलोनाइजेशन का अर्थ क्या है? कोलोनाइजेशन का अर्थ क्या है? तो कोलोनाइजेशन का अर्थ होता है पोषण को क्षति पहुँचाए बिना सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। पोषण की क्षति पहुँचाए बिना सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, यानी सूक्ष्म जीव आपके पोषण खाद्य पदार्थ में होगा लेकिन वो क्षति कुछ नहीं पहुँचाएगा, तो उसे कोलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसके आकलन के लिए हैरिस बेनिडिक्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, पता है कि हैरिस बेनिडिक्ट समीकरण का उपयोग करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए। ठीक है ना, बेसिक मेटाबॉलिक BMR निकालने के लिए। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पोषण शिक्षा में प्रदर्शन, यानी न्यूट्रिशन पर एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो इसके प्रदर्शन का उपयोग करने का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? पोषण पर शिक्षा देने का जो प्रदर्शन है उसका उपयोग करने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो भोजन तैयार करना, स्वस्थ आहार लेना, संबंधित व्यवहार कौशल प्रदर्शित करना। यानी हम पोषण पर शिक्षा इसीलिए न देंगे कि भाई भोजन को कैसे तैयार करना है, शरीर के लिए एक स्वस्थ भोजन, स्वस्थ आहार कैसे ले, इसी सब के प्रदर्शित के लिए ना हम पोषण शिक्षा देंगे। ये चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए। आगे है, यहाँ पे आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता के लिए महत्वपूर्ण जो है अष्टकम पूर्व शिक्षण है? ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सशस्त्र कर्म पूर्व शिक्षण है? चूषण को रोकने के लिए उपवास संबंधी दिशा निर्देश, सक्शन को रोकने के लिए उपवास संबंधी दिशा निर्देश। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग देखभाल मॉडल की विशेषता यह है कि एकल पंजीकृत नर्स RN अपनी शिफ्ट के दौरान रोगियों के एक समूह की पूरी देखभाल के लिए उत्तरदायी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग मॉडल की विशेषता यह है कि RN अपनी शिफ्ट के दौरान रोगियों के एक समूह की पूरी देखभाल के लिए उत्तरदायी होती है? तो टोटल पेशेंट केयर मॉडल। टोटल पेशेंट केयर मॉडल में होता है कि जैसे एक नर्स पर अगर 5-6 पेशेंट है जनरल वार्ड में, तो वह 5-6 पेशेंट को टोटल पेशेंट केयर के रूप में वो देखभाल करेगी। समझ गए। आगे है, ISBAR चार्टिंग में I का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन एक पूछा ही है। ठीक है ना, हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही है जहाँ पे दे दिया है और उसके बीच में से एक पूछा है कि इसके मीनिंग बताएं, फुल फॉर्म के बीच में से। तो ISBAR चार्टिंग में I का पूर्ण रूप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कहा जाए तो पहचान। समझ गए। आगे मैं बढ़ूँ, यहाँ पे हेपेटाइटिस के संदर्भ में HBsAg का पूर्ण रूप क्या है? तो HBsAg का पूर्ण रूप होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। यह एक लीवर का टेस्ट होता है। अगर किसी को ये पॉजिटिव है मतलब उसको हेपेटाइटिस बी है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस HBsAg का पूर्ण रूप होता है हेपेटाइटिस बी S फॉर सरफेस और AG मतलब एंटीजन। ठीक है, याद रखिएगा। आहार का मूल्यांकन
आहार की मूल्यांकन की व्यक्तिपरक विधि सब्जेक्टिव मेथड कौन सी है? तो आहार मूल्यांकन के सब्जेक्टिव मेथड है 24 आवर्स स्मरण, 24 आवर रिकॉल। ठीक है, याद रखिएगा आहार मूल्यांकन। आगे मैं बढ़ता हूँ। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्तविधि बंद कंठ द्वार पर दबाव डालती है और प्रसर्व में सहायता हेतु उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है? निम्नलिखित में से कौन सी हस्तविधि यानी हाथ की विधि बंद जो द्वार है उस पर दबाव डालती है और प्रसर्व में सहायता हेतु उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है? ठीक है, तो ये कौन सी तकनीक है? देख लीजिए, वालसलवा मैनोवर। ठीक है ना, वालसलवा हस्तविधि, वालसलवा मनोवर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे सामुदायिक आकलन में मात्रात्मक डेटा संग्रह विधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछ रहा है कि सामुदायिक आकलन में मात्रा वाला डेटा का कलेक्शन किस विधि का एक उदाहरण है? तो ये होता है सर्वे विथ क्लोज इंडेड क्वेश्चन। सर्वे विथ क्लोज इंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे डाटा से संबंधित है तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, आगे है सोर थ्रोट के लक्षणों से राहत पाने के लिए सामान्यतः अनुशंसित घरेलू उपयोग क्या है? तो देखते नहीं हैं, घर में बताता भी है कि अगर आपको गले में खराश है, गले में दर्द है, सोर थ्रोट है, तो नमक पानी के गरगरे करने के लिए बताता है ना, वो चीज़ें है। कहता है EMR का अर्थ क्या है? EMR तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। देखिए EMR से रिलेटेड क्वेश्चन इसको भी शिफ्ट में पूछा था और यहाँ भी देखिए EMR का फुल फॉर्म पूछ लिया और वहाँ EMR से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉनिकल मेडिकल रिकॉर्ड। आगे है किसी नवजात शिशु के सिर की औसत परिधि समानतः कितनी होती है? यहाँ पे इंच में पूछा है। ठीक है, तो इंच में पूछा है तो किसी नवजात शिशु के सिर की औसत परिधि समानतः कितना होता है मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा रखा हूँ, आपके सामने आंसर है। ठीक है, चलिए आगे है क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक या संकीर्ण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किंक और संकीर्ण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है पारा होता है, पारा को अपने आप वापस नीचे गिरने से रोकना। देखिए अगर आपके ज्वर मापी थर्मामीटर में किंक और संकीर्ण अगर नहीं होगा तो आपका जो पारा है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता है वो अचानक से गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आगे है यहाँ पे द्वितीय सर्वेक्षण के दौरान रोगी का विस्तृत इतिवृत्ति एकत्रित करने के लिए प्रायः किस स्मरण सहायक मिमोनिक का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है क्या? एम्पल, AMPLE एम्पल। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माय डियर शोध का वेदना संकेत यानी डॉलर साइन डैश को निरूपित करता है। तो शोथ का जो वेदना होता है, इन्फ्लामेशन का जो वेदना होता है वह दर्द को निरूपित करता है। बात समझ रहे हैं ना, दर्द होने से व्यक्ति को वेदना बढ़ता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नैदानिक क्लिनिकल नर्सिंग एजुकेशन में अनुकरण के उपयोग का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बात समझ रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नैदानिक नर्सिंग शिक्षा में अनुकरण के उपयोग को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे आप सभी के बीच में देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे बोन मिनरल डेंसिटी स्क्रीनिंग की आवश्यकता जो है आपको आवश्यकता जो है पड़ता है। ठीक है ना, आवश्यकता पड़ता है। तो जो बोन मिनरल डेंसिटी स्क्रीनिंग है, जहाँ पे बोन के घनत्व को स्क्रीनिंग किया जाता है, यह आवश्यकता पड़ता है पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन का। ठीक है ना, जो मेनोपॉज के बाद जो महिला होती है उनको ये आवश्यकता पड़ता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पेशियों की कमजोरी या अंगघात के कारण होने वाला एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर कौन सा है जो वाक्य की स्पष्टता और सहजता को परिभाषित जो है करता है? ठीक है, परिभाषित करता है। कौन सा? तो उच्चारण दोष, जिसे डिस्थैरिया बोलते हैं। उच्चारण में दोष होता है उसे डिसअर्थीया बोलते हैं। ठीक है, आगे है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको नर्सिंग देखभाल डिलीवरी की कार्यात्मक विधि का उदाहरण है? यानी
कौन सा कथन नर्सिंग देखभाल में जो आपका कार्यात्मक विधि कौन सा है? तो कार्यात्मक विधि कौन सा है? एक पंजीकृत नर्स जो है, नर्स को सभी औषधि प्रदान करती है, जबकि एक नर्सिंग सहायक सभी को बेड बाथ जो है कराती है। ये बात सही है, बात समझ रहे हैं ना। नर्सिंग असिस्ट का काम होता है असिस्ट करना, और नर्सिंग का काम होता है मेडिकेशन करना, ट्रीटमेंट वगैरह में सहायता करना। आगे है नॉन मेलफिसेंस, ठीक है ना। नॉन मेलफिसेंस क्या होता है? नर्सिंग में नॉन मेलफिसेंस क्या होता है? रोगियों को कोई हानि नहीं पहुंचाना। रोगियों को कोई हानि नहीं पहुंचाना मीन्स नॉन मेलफिसेंस, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पोषण शिक्षा में उपयुक्त व्यवहारिक गतिविधियों का उदाहरण है? कौन सा पोषण शिक्षा, फिर से न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो खाना पकाने के प्रदर्शन में भाग लेना, ठीक है। खाना प्रदर्शन के देखिए जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रदर्शनी होता है, समझ गए, ये सब शिक्षा के अंतर्गत एक बेस्ट मेथड में आता है। प्रदर्शन करके जो चीज़ किया जाता है, दिखाया जाता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, समझ गए। इसलिए किसी भी स्वास्थ्य शिक्षा में जहाँ प्रदर्शन वाली बात आ जाए उसमें टिक मारिए, वो सर्वोत्तम विधि होता है, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का शिक्षा हो। आगे है, कहता है डिप्थीरिया के रोगी में बुल नेक जैसा स्वरूप किस कारण होता है? तो डिप्थीरिया के रोगी में बुल नेक जैसा स्वरूप गर्दन में लसिका पर्व की सूजन से होता है, ठीक है ना। लसिका जो पर्व लिम्फ नोड होता है उसमें सूजन से होता है, समझ गए। आगे है माय डियर, समान प्रसर्व के दौरान नीचे धकेलने बियर डाउन के लिए अनुशंसित समय क्या है? तो बियर डाउन नीचे धकेलने के लिए अनुशंसित समय जो होता है सेकेंड लेबर होता है। फर्स्ट लेबर में तो आपका सर्विक्स का सर्वाइकल डिलेशन होता है, समझ गए, सर्वाइकल डाइलेशन होता है। सेकेंड स्टेज में बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म कब लेता है? जब नीचे की तरफ डाउन होता है, जब धकेला जाता है, ठीक है, दबाव डाला जाता है, तभी तो होता है ना। तो दूसरे चरण के दौरान यह जो है धकेलने की जो बियर डाउन है अनुशंसित है वो, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका आंत्र स्राव का जलीय तरल स्रावित करती है? बात समझ रहे हैं ना। कौन सी कोशिका आंत्रीय स्राव का जलीय तरल स्राव करता है? तो ये क्रिप्स ऑफ लीवर क्यून, ठीक है ना। लीवर क्यून का क्रिप्स ऑफ लीवर क्यून, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अस्पताल में मानवीय अपशिष्ट के निपटान के लिए किस रंग कोडिंग का उपयोग किया जाता है? मैंने 3 शिफ्ट का क्वेश्चन अभी तक करा दिया हूँ। तीनों शिफ्ट में एक एक बायोमेडिकल के क्वेश्चन था, और तीनों शिफ्ट में येलो वाला कलर से ही पूछा गया है, मानव बॉडी से ही रिलेटेड पूछा गया है। तो आपका ये चीज़ें देख लीजिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नर्सिंग प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? तो नर्सिंग प्रोसेस का सही वर्णन कौन करता है? रोगी के देखभाल के लिए एक आवर्ती और गतिशील दृष्टिकोण होनी चाहिए, समझ गए। एक आवर्ती मतलब होता है फ्रीक्वेंट, समझ गए, मतलब पुनः उसको बार बार निगरानी वाला, और एक गतिशील होना चाहिए, समझ गए। आगे है यहाँ पे, कहता है प्रेगनेंसी में कौन सा खाद्य पदार्थ संयोजन आयरन के अवशोषण को अधिकतम करता है? ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। संतरे का रस, समझ गए, संतरे का रस जहाँ भी आ जाए आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, तो अपना यही आंसर राइट आंसर हो जाता है, बात समझ रहे ना। आगे क्वेश्चन है, एक वयस्क के लिए प्रोटीन का औसतन आरडीए क्या होता है? देखिए आरडीए से रिलेटेड भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है यहाँ भी पूछा गया है। एक में फुल फॉर्म पूछा गया था, एक में आपको विटामिन के नाम पूछा गया था कि कौन सा विटामिन आरडीए में हाई है, समझ गए ना। तो देख लीजिए, एक वयस्क के लिए प्रोटीन का औसतन आरडीए जो होता है शरीर के भार के प्रति किलोग्राम पर 0.8 ग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन हम पढ़ा रखे हैं। आगे है, निम्नलिखित में से क्या नर्सिंग असाइनमेंट के मॉड्यूलर नर्सिंग मॉडल में देखभाल का प्राथमिक प्रेरणा स्रोत है? तो इकाई का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, एक इकाई का विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में नर्सिंग असाइनमेंट मॉड्यूलर तैयार होता है जो लोगों के देखभाल में सहायता करता है, एक भौगोलिक क्षेत्र में, समुदाय में, ठीक है ना। एक इकाई का एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? समुदाय, समझ गए ना, समुदाय, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे, कहता है
तीव्र ग्राहिता एनाफाइलेक्सिस में एपिनेफ्रिन के देने का अनुशंसित मार्ग कौन सा है। यानी अभी ऊपर पढ़े हैं कि एपिनेफ्रिन हम लोग देते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में, ठीक है ना। तो इसका अब यहाँ पे अनुशंसित मार्ग पूछा है, हो सकता है अनुशंसित डोज भी इसका पूछ सकता था, समझ गए। तो मार्ग पूछा है तो एपिनेफ्रिन का इंट्रामस्कुलर, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ हीम आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो देखिए हीम आयरन का सबसे अच्छा जो स्रोत है, इसमें आपको मैं बता दूं बीफ लीवर, यानी मैं बता दूं कि जितने भी आपका मांस वाला है, मांस वाला पदार्थ है जानवर वाला, उसमें हीमी आयरन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपका बादाम, समझ गए, बादाम नहीं होगा, पालक नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, लीवर आपका राइट होगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पद उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें संकुचन के बाद गर्भाशय तंतु छोटे हो जाते हैं, समझ गए। तो कंट्रैक्शन जो होता है वो उसमें बढ़ता है, संकुचन में जो होता है वो बढ़ता है, समझ गए। संकुचन में जो होता है, संकुचन में बढ़ता है, और संकुचन के बाद जो सिकुड़ता है अपने जगह पर आता है, तंतु छोटा होता है, तो उसे रिट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये यूटेराइन रिट्रैक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक और मुख्य घटक नहीं है। यानी काउंसलिंग के बारे में पूछ रहा है। काउंसलिंग का प्राइमरी और मुख्य घटक इनमें कौन नहीं है। समस्या का आकलन करना, ये तो मुख्य घटक है ही। संबंध निर्माण करना, ये भी काउंसलिंग का घटक है। लक्ष्य का निर्धारण करना, ये भी काउंसलिंग का घटक है। लेकिन अभिमुखीकरण यह आपका काउंसलिंग का घटक नहीं है, समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ। प्रसव के दौरान गर्भाशय के ऊपरी और निम्न खंड के बीच मौजूद तंत्रिका पेशी सामंजस्य को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस कहा जाता है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, इससे संबंधित एक रिंग भी होता है, समझ गए, रिंग भी होता है। तो प्रसव के दौरान गर्भाशय के ऊपरी और निम्न खंड के बीच मौजूदा जो नर्व पेशी है उसके सामंजस्य को पोलैरिटी ऑफ यूट्रस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। बात समझ गए। गर्भाशय के बारे में पूछ रहा है तो भाई गर्भाशय ही नहीं होता, समझ रहे हैं बात को, यही है रिट्रैक्शन रिंग। तो ये रिट्रैक्शन रिंग जो है आपके नर्व के लिए नहीं होता है, नर्व के बारे में पूछा है तो ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे क्लोरीन को एंटीसेप्टिक के रूप में करने का क्या सिद्धांत होता है। क्लोरीन को एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग करने का सिद्धांत है कि यह ऑक्सीकरण के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है। इसीलिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकना या मारना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा योनि परिवर्तन प्रसव योनि परिवर्तन डिलीवरी के सुगम बनाता है। यानी जब योनि में कौन सा परिवर्तन होगा तो डिलीवरी आसान होगा, प्रसव आसान होगा, ठीक है। तो एक्सपल्जन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग, जब आपके योनि में एक्सपल्सन होता है, ग्रीवा से निष्कासन होता है श्लेष्मा का, तो चिकनापन पैदा करता है जो सुगम बनाता है डिलीवरी में। बात समझ गए। आगे बढ़ता हूँ। आगे है टिटनस और काली खांसी से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं में कौन सा टीका अनुशंसित है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है। पेंटावायलेंट, समझ गए, टी डैफ, समझ गए, और बीसीजी और एमएमआर। अब यहाँ पे देखिए काली खांसी जिसे कुकर खांसी कहते हैं, ये होता है आपका पर्टूसिस जो होता है। तो टिटनस और पर्टूसिस, टीपी का टीका जो होता है टी डैप के नाम से भी जाना जाता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिसोसिएटिव फ्यूज एक विशिष्ट प्रकार का जो है असंबद्ध स्मृति लोप, डिसोसिएटिव एमनेसिया है, जिसकी विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो जी भाई एमनेसिया का मतलब ही होता है कि पहचान संबंधी मति भ्रम के साथ घर से दूर आकस्मिक गमन। यानी यहाँ पे व्यक्ति भूलने लगता है, व्यक्ति का स्मरण जो है जाने लगता है, ठीक है ना, अचानक से मति भ्रम होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा CBD आहार का प्राथमिक घटक नहीं है, ठीक है ना। CBD
आहार का प्राथमिक घटक नहीं है। इसमें अत्यधिक मात्रा में सोडियम शामिल होता है। समझ गए। अब अत्यधिक मात्रा में अगर आप सोडियम देंगे तो CBD आहार का यह प्रमुख घटक आपका नहीं माना जाता है। समझ गए। इसमें फल सब्जियां शामिल है, एक घटक है। इसमें लीन प्रोटीन शामिल है, घटक है। इसमें साबुत अनाज शामिल है, ये आपके CBD आहार का घटक है। लेकिन सोडियम शामिल है, ये आपके CBD आहार का जो है घटक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैसाखी के सहारे चलने, क्रच वॉकिंग के 3 बिंदु चाल पैटर्नों में चरणों स्टेप्स के अनुक्रम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सर्वोत्तम वर्णन करता है। दोनों बैसाखियों, फिर प्रभावित पैर, फिर अप्रभावित पैर होता है। पहले दोनों बैसाखी को लिया जाता है, फिर जो प्रभावित पैर है वो आपको शामिल होता है, फिर अप्रभावित पैर, ये चलने के लिए। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है, व्हाट कॉज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा? पल्मोनरी एडिमा फेफड़ों के सूजन का अचानक से जो कारण होता है कौन सा हो सकता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलुअर। आपका अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलुअर अचानक से होता है तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। फेफड़ों में आपको तरल भर सकता है, सूजन हो सकता है। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। CSF में ओलिगोक्लोन बैंड निम्नलिखित में से किस स्थिति में देखे जाते हैं? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में CSF में ओलिगोक्लोन बैंड जो है स्थिति देखे जाते हैं। ऑप्शन डी। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने में प्राथमिक कारक नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने में प्राथमिक कारक नहीं है, यानी स्वास्थ्य बनाए रखने में वह कारक नहीं होगा। समझ गए। पर्याप्त नींद यह स्वास्थ्य बनाने के लिए ज़रूरी है। संतुलित आहार भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। समझ गए। नियमित व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन अत्यधिक तनाव एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आगे है, कहता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एक युवा लड़की का प्राथमिक स्नेह डैश के प्रति होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में एक युवा लड़की का प्राथमिक स्नेह डैश के प्रति होता है, उसके पिता के प्रति। देखते भी होइएगा कि लड़की ज़्यादातर प्यार अपने फादर से करती है। ठीक है। जबकि वहीं पर एक जो लड़का होता है वो ज़्यादातर अटैच अपने मदर से होता है। बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, खुले में शौच का पर्यावरण पर प्राथमिक प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? तो खुले में शौच करने से आसपास जल होगा तो जल दूषित होगा, रोग बढ़ेगा, रोग फैलेगा। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तर देख लीजिए, प्रसवोत्तर यानी प्रसवोत्तर अवधि में स्तन अतिपूरण की प्राथमिक विशेषता क्या है? दूध के ठहराव के कारण दोनों स्तनों में दर्द और सूजन होता है। प्रसव के बाद का जो अवधि है उसमें स्तन में अतिपूरण यानी अत्यधिक जो दूध होता है उसका प्राथमिक विशेषता ही होता है कि अत्यधिक दूध के ठहराव होने से, चूँकि जैसे ही लेबर होता है, प्रसव होता है, तो महिला के ब्रेस्ट में मिल्क काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है क्या होता है, आ जाता है, जिससे उसके ब्रेस्ट को क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा जो मिल्क है उसे निकाल दिया जाता है। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइटनेस आ जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषित मनहानि स्पोकन डिफेमेशन को संदर्भित करता है? यानी कौन सा शब्द भाषित मनहानि को संदर्भित करता है? तो सैलेंडर शब्द जो है भाषित मनहानि को संदर्भित करता है। समझ गए। आगे है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम द्वार एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम द्वार एक उदाहरण है? निर्गम द्वार देखिए, हकीकत इस क्वेश्चन सब के पूछने का यही है कि जो सब ये पूछा गया है ना, स्टूडेंट इस सब पर ध्यान ही नहीं देता है। ऐसा वर्ड के बारे में पूछा गया है ना जो व्यक्ति नहीं तो उसके पढ़ाई में ज़्यादातर यूज में आता है। स्टूडेंट क्या पढ़ता है? ज़्यादातर बीमारी के बारे में पढ़ता है, ज़्यादातर जो है टर्म के बारे में पढ़ता है, या यूँ कहा जाए तो डायग्नोसिस के बारे में पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे उस सबसे इतर क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है जो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आए। क्वेश्चन एकदम थोड़ा हल्का है, लेकिन ऐसा उठाया है ना कि स्टूडेंट उससे वाकिफ ही नहीं हो। बात समझ रहे हैं। चलिए एकदम जो पूरे डिटेल से बहुत दिनों से तैयारी कर रहा होगा उन सबको ये चीज़, जैसे देखिए यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम द्वार का एक उदाहरण है?
निर्गम द्वार का। तो एक छूं जो फ्लू को फैलाती है, एक छींक जो फ्लू को फैलाती है, तो ये निर्गम द्वार का एक उदाहरण है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मानक प्रथम उपचार किट में कौन सी वस्तु आवश्यक है, यानी फर्स्ट एड में कौन सी वस्तु आवश्यक है? तो इनमें इन जो ऑप्शन है इसमें प्रथम जो सबसे आवश्यक वस्तु होगा फर्स्ट किट में वो एडहेसिव बैंडेज होता है, एडहेसिव बैंडेज, ठीक है, चिपकने वाला बैंडेज। आगे है लेविन का लक्षण समानता किससे संबंधित है? तो लेविन का लक्षण समानता मायोकार्डियल इन्फारक्शन से संबंधित है। मायोकार्डियल इन्फारक्शन समझ रहे होंगे आप लोग, हार्ट अटैक को बोला जाता है। आगे बढ़ता हूँ, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ ओलिगोहाइड्रामेनियोज। ओलिगोहाइड्रामेनियोज में आपका जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज कर जाता है, मीन्स कम जाता है, वॉल्यूम उसका कम जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है विच थेरेपी इज यूज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एबिलिटी। वह कौन सा थेरेपी है जो संचार को बेहतर करने के लिए जो है दिया जाता है? तो स्पीच थेरेपी, ठीक है। आगे है मुख्यतः शाकाहारी आहार जिसमें कभी कभी मांस का सेवन किया जाता है डैश के रूप में जानते हैं। मुख्यतः शाकाहारी आहार जिसमें कभी कभी मांस का उपयोग करते हैं उसे फ्लेक्सीटेरियन डाइट जानते हैं। क्या जानते हैं? फ्लेक्सीटेरियन। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल, जब ज़रूरत हो तो नॉन वेजिटेरियन भी हो जाए और न ज़रूरत हो तो ऐसे तो वेजिटेरियन है ही, ठीक है। आगे है जैसे समग्र बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्विटेंट जो 70 से कम हो डैश के रूप में जाना जाता है। पढ़ाएं कि नहीं? मेंटल रिटार्डेशन के रूप में जानते हैं। ओके, आगे है रोगों के हिमशैल मॉडल यानी आइसबर्ग मॉडल में हिमशैल का नोक टिप क्या निरूपित करता है? टिप निरूपित करता है क्लिनिकल एपरेंट केस, क्लिनिकल नैदानिक रूप से स्पष्ट मामले को। ओके, आगे है नेक के देख लीजिए, नेक व्यक्ति कानून गुड सैमरिटन लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुड सैमरिटन लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को उनके कार्यस्थल के बाहर आपातकालीन देखरेख प्रदान करते समय उत्तरदायित्व से बचाना, ठीक है। कहने का मतलब है नेक व्यक्ति कानून का मतलब होता है स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को उनके कार्यस्थल के बाहर आपातकालीन देखरेख प्रदान करते समय उत्तरदायित्व से बचाना। यानी देखते हैं ना, रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ इमरजेंसी आ जाए तो जो नर्स है या जो हेल्थ पेशेवर है उस इमरजेंसी में अगर हेल्प करेगा तो उसको कानून जो है ये कहता है कि इनको ऊपर कानून का डंडा नहीं पड़ेगा। अक्सर देखते होइएगा ना कि कहीं पे बचाने अगर कोई आ जाता है तो पुलिस उसी से धर पकड़ कर पूछताछ करने लगता है, तो उस डर से लोग जो है नहीं छूते हैं। लेकिन ये एक स्वास्थ्य पेशेवर के प्रति यह आपका गुड सैमरिटन लॉ जो है ये बचाता है उनको इस चीज़ों से, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द नर्स प्राइमरी रोल इन ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में नर्स का प्राइमरी रोल क्या है? तो ग्रुप थेरेपी में नर्स का प्राइमरी रोल है फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, यानी फैसिलिटेटिव कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। किसी लघु छत पर प्रत्यक्ष दाब लगाने का मुख्य लाभ क्या है? तो किसी लघु छत पर यानी छत मतलब प्रत्यक्ष दाब लगाने से रक्तस्राव को आप नियंत्रित कर सकते हैं। यानी किसी लघु छत नहीं, यहाँ पे क्षति होता है, डैमेज। कहीं पे अगर डैमेज है, टूट फूट गया है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अगर प्रेस लगाते हैं तो उसका मुख्य लाभ रक्तस्राव को नियंत्रित करना होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से रोग ICD-11 के अध्याय 6 में शामिल है? मैंने क्वेश्चन आप लोग को कराया है। ICD-11 के अध्याय 6 में मानसिक, व्यवहारिक और तंत्रिकीय विकास शामिल है। बात समझ रहे ना? आगे है यहाँ पे वे कोशिकाएं जिनमें समान विशिष्ट सतही चिन्हक सरफेस मार्कर की कमी होती है जो B या T लिम्फोसाइट पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं, ठीक है। आगे है क्वास्कियोर का नैदानिक संकेत डैश में से क्या है? तो क्वास्कियोर का नैदानिक सान फ्लेक्साइन होता है, पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन कराए थे हम। मॉड्यूलर नर्सिंग की परिभाषा क्या है? तो मॉड्यूलर नर्सिंग की परिभाषा है कि किसी भौगोलिक इकाई के लिए नियुक्त की गई एक लघु टीम, यानी किसी समुदाय, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक टीम बनाया गया है जो उस क्षेत्र में जाकर देख रेख या स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें करेगा, तो यही मॉड्यूलर नर्सिंग होता है। बात समझ गए? आगे है हु डेवलप द इलनेस वेलनेस
कॉन्टिन्यूम मॉडल, यानी इलनेस वेलनेस, समझ गए ना, रोग निरोग जो कंटन मॉडल है किसने दिया? जॉन डब्ल्यू ट्रेविस। जॉन डब्ल्यू ट्रेविस ने इलनेस वेलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल दिया। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कार्डिनल फिजिकल सिम्टम ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। कहता है कि इसमें से कौन सा कार्डिनल फिजिकल सिम्टम है जो एंजाइटी डिसऑर्डर में बढ़ जाता है, देखने को मिलता है? टेकीकार्डिया, जैसे ही व्यक्ति को चिंता सताने लगता है तो व्यक्ति का हृदय का जो धड़कन होता है तेज हो जाता है। समझ गए? आगे बढ़ता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा आसानी से पढ़ा जा सके? यह क्या बनता है? लेजिबिलिटी है। यह लेजिबिलिटी है सभी का कि डॉक्यूमेंटेशन इस प्रकार होनी चाहिए कि उसको सब कोई आसानी से पढ़ सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दे कि दूसरे वाले आए ट्रीटमेंट के लिए तो उसको पता ही नहीं चले। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे है भ्रूण की एलिविलियर टाइप 2 कोशिकाओं में पृष्ठ सक्रिय उत्पादन लगभग किस प्रेगनेंसी आयु में शुरू होता है? तो भ्रूण का जो एलिविलियर टाइप 2 या एलिविलियर मतलब फेफड़ा का जो कोशिका होता है वह 24 सप्ताह में जाके जो है आपका शुरू होता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी परिदृश्य चिकित्सा विधिक मामले की जांच वाले समान परिदृश्य है? निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर शेष सभी परिदृश्य चिकित्सा विधिक मामले की जांच वाले समान परिदृश्य है। एक को छोड़कर सब जो है परिदृश्यीय चिकित्सा विधि का जो है। एक रोगी को योजनाबद्ध शल्य चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो जाती है, यह आपका परिदृश्यीय चिकित्सा विधि के मामले की जांच में नहीं आता है। बात समझ गए? बाकी सब आता है। एक रोगी के संदिग्ध खाद्य विषाक्तता की सूचना दी, एक मरीज बिना किसी स्पष्ट कारण के अचेत पाया गया, एक रोगी गोली लगने के घाव के साथ आया। इन सब मामलों में आपको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, तब जाके आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक रोगी योजनाबद्ध तरीके से सर्जरी हो रहा है और उस दौरान अगर मृत्यु हो गया तो यह जांच के मामले में नहीं आता है, क्योंकि सर्जरी से पहले आपको रिटन कंसेंट इसीलिए लिया जाता है ताकि अगर पेशेंट के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो वह जांच के अंदर दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, आगे है पेंटावैलेंट वैक्सीन का टीका निम्नलिखित किन बीमारियों को प्रोटेक्ट करता है? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि पेंटावैलेंट में कौन कौन आता है। तो पेंटावैलेंट में डिप्थीरिया, पर्टूसिस, पहले तो आपका डीपीटी आता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, और उसके बाद हिब आता है। ठीक है ना, हिब आता है और हेपेटाइटिस बी आता है। ये मैंने आपको करा ही दिया था। आगे है, कहता है शार्प वस्तुओं का निपटान किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो जो भी नुकीले वस्तु है उसका निपटान जो है पंचर प्रूफ कंटेनर से करना चाहिए। समझ गए? पंचर प्रूफ कंटेनर में। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे हैरिस उक्ति। ठीक है ना, हैरिस उक्ति, हैरिस डिक्टम विषम संख्याओं की श्रृंखला का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस अंग के विशिष्ट आकार और स्थान का वर्णन करता है? तो जो हैरिस डिक्टम है इसका विषम संख्याओं का उपयोग किया जाता है स्प्लीन के आकार और स्थान के निर्धारण के लिए। ठीक है, आगे है स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में एमएलसी का अर्थ क्या है? एमएलसी का मतलब होता है मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस स्वास्थ्य विज्ञान में एमएलसी का अर्थ है। ठीक है, आगे है यहाँ पे लिब्रियम औषधि किस रूप में कार्य करती है? तो जो लिब्रियम औषधि होता है ये बेंजोडाइजापान के रूप में कार्य करती है, याद रखिएगा। आगे है शिशु समानता बिना सहारे कब बैठना शुरू करता है? मैंने ये भी क्वेश्चन करा रखा है, 6 महीने। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर शेष सभी उद्देश्यों के प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के मूल घटक में शामिल है। एक को छोड़कर सब मैनेजमेंट में शामिल है साप्ताहिक प्रदर्शन मूल्यांकन। ठीक है, ये आपको शामिल जो है नहीं है। आगे है अक्ष कशेरुक एक्सिस वर्टेब्रा को डैश के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने ये भी क्वेश्चन कराया है कि एक्सिस C2 होता है, एटलस जो है C1 होता है, आपको मैं ये भी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ओवरनाइट, देख लीजिए, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन परीक्षण का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के निदान के लिए किया जाता है? तो जो कुशिंग सिंड्रोम होता है इसमें डेक्सामेथासोन सप्रेशन का परीक्षण जो है किया जाता है कुशिंग सिंड्रोम
फॉर्म में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, इनमें से कौन क्वास्कियोर से पीड़ित बच्चे के बालों में रंजकता की वैकल्पिक पट्टियों को संदर्भित करता है। अभी ऊपर पढ़े हैं कि फ्लैग साइन होता है क्वास्कियोर के लिए, ठीक है। आगे है फुटलिंग ब्रिज। फुटलिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन में भ्रूण का कौन सा भाग पहले प्रस्तुत होता है? वन और बोथ फीट, वन और बोथ। फुटलिंग है मतलब पैर, सीधा क्वेश्चन था, समझ गए। आगे है और आखिरी क्वेश्चन है, कहता है सैंडल गैप। सैंडल गैप निम्नलिखित में से किस स्थिति का एक समान लक्षण है? तो सैंडल गैप जो है डाउन सिंड्रोम का एक समान सा लक्षण है। तो इस प्रकार से आज जो है मैंने आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ मैंने 100 क्वेश्चन आपको एक एक करके समझा दिया। देखिए अभी तक 3 शिफ्ट का मैंने करा दिया हूँ। टोटल शिफ्ट का वीडियो डाल दूँगा, उसके बाद मैं पूरा PDF आपको एक ही में करके दे दूँगा। दूसरी चीज़ें, अभी 3 शिफ्ट के क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चला होगा कि इन तीनों में कौन हार्ड था कौन स्लो था। मैंने क्वेश्चन देखा तीनों शिफ्ट, देखिए तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन का जो मैं लेवल था वो एक तरह से ही पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट में बड़ी ही आसान दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चन सभी शिफ्ट में डायरेक्टली पूछे गए हैं जो सब जवाब दिए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको स्टूडेंट का आता पता भी कहीं संपर्क भी नहीं वैसे वर्ड से था, वैसे वर्ड पूछे गए। कुछ थियोरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए प्रिंसिपल बेस। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ गए। तो आप खुद देख सकते हैं, इसीलिए मैं करा भी रहा हूँ। आगामी जिनका एग्ज़ाम है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।